आज की वीडियो में चार्ली मंगर के 5 इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। साथ में एक दो उनकी इन्वेस्टमेंट स्टोरीज भी बताएंगे। चार्ली मंगर कौन थे? अब ये तो वैसे सभी को पता ही होगा। वो वॉरेन बफेट के साथ इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करते थे बर्कशायर हाथवे कंपनी में, जिसमें वो वाइस चेयरमैन भी थे। 60 to 65 ईयर्स इन्होंने मिलकर काम किए और रिजल्ट आपके सामने है। बर्कशायर हाथवे कंपनी कितनी बड़ी बन चुकी है। वॉरेन कहते हैं कि चार्ली वॉरेन से भी ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टर हैं। चार्ली वॉरेन को 1960 के आसपास मिले थे डिनर पार्टी में, और 5 मिनट की मीटिंग से ही इन्होंने ये जज कर लिया था कि ये दोनों अब इकट्ठे काम करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए उनके रूल्स की बात शुरू करते हैं। तो चार्ली मंगर का जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं, तो उनको जाने मत दो। हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं आते जो उसकी लाइफ चेंज कर सके। अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको पहचानिए और उसको ग्रैब कीजिए। इवन उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में बर्कशायर हाथवे कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स की बात भी बोली कि अगर उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स में से आप टॉप 20 बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हटा दोगे तो बर्कशायर हाथवे में कुछ नहीं बचेगा। और ये 20 इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने 40-50 साल के टाइम पीरियड में की है। मतलब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने में उनको भी 2 से 3 साल लगे हैं। एक और एग्जांपल है इसकी, वो है कि बर्कशायर हाथवे से 2016 में इन्होंने एप्पल कंपनी के शेयर्स बाय करना शुरू किए जब उसका प्राइस $27 पर शेयर था, और इन्होंने उसमें बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया। इतना बड़ा कि एक टाइम पे इनके पोर्टफोलियो का 50% पैसा एप्पल में लगा हुआ था, और एप्पल के शेयर्स का प्राइस आज 2024 में $200 के आसपास है। तो जब आपने एक अच्छा स्टॉक एनालाइज स्टडी कर लिया है तब आप इतना दम रखें कि उसमें बड़ा पैसा इन्वेस्ट भी कर सकें। 50% एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना न्यू प्लेयर्स के लिए तो बिल्कुल सही नहीं होगा, बट आफ्टर ए टाइम आप कर सकते हो। और जैसे कोविड था वो एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी, उसके बाद अब तक कितने लोग यूट्यूब पे या ऑनलाइन आकर क्रैश का बोल चुके, लेकिन कोई क्रैश नहीं आया। तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ की वैल्यू समझे और फ़ायदा उठाएं। मंगर का सेकंड जो पॉइंट है वो है कीप लर्निंग। इस पे चार्ली कहते हैं कि मैंने सारी उम्र सीखा है। वो कहते हैं कि वॉरेन उनसे भी बेहतर हैं इस काम में। ऐसे लोगों के साथ रहे जो नया सीखना चाहते हो। इसको ये फॉलो कैसे करते थे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज के टाइम पे अगर आपने फॉर एग्जांपल ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, बट आपको इसमें क्या काम होता है उसका आइडिया नहीं है, तो आप इसमें जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, उनकी लास्ट 5-7 साल या 10 साल की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। इससे आपको इस सेक्टर में इतने सालों से क्या हुआ वो पता चलेगा, प्लस आगे ये लोग किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, जहाँ जा रहे हैं, वो भी आइडिया मिलेगा। मैंने तो ये भी सुना है कि वॉरेन और मंगर जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते थे ये उनके पीयर ग्रुप की कंपनीज की शुरू से लेकर आज तक की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते थे। इसी से उनको बेटर जजमेंट आता था पूरे बिजनेस का। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पता। या आसान भाषा में बोलें तो आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की आप नॉलेज लो उसमें आप मास्टर बनो। इसमें एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा। वॉरेन बफेट ने बहुत पैसा बनाया स्टॉक मार्केट से, लेकिन उनका जो प्लस पॉइंट था वो है बिजनेस।
वो कंपनी के बिजनेस को ज़्यादा अच्छे से जज कर पाते हैं, स्पेशली इंश्योरेंस बिजनेस, और यहीं से उनको वो स्टार्टिंग का बड़ा पैसा बना। ऐसे ही रे डैलियो हैं, इनको इकोनॉमिक्स की ज़्यादा समझ है। वॉरेन के मेंटर बेंजामिन ग्राहम ये वैल्यूएशन या स्ट्रेस बिजनेस को बेटर समझते थे। जैक बोगल ये इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग टर्म के चार्ट्स यूज़ किया करते थे। इंडिया में देखें राकेश झुंझुनवाला, इनको इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़्यादा समझ थी। ऐसे ही हमारे रामदेव अग्रवाल, इन्होंने सारा पैसा सेफ स्टॉक से कमाया है, मतलब लार्ज कैप। तो किसी को भी सभी बिजनेसेस की सारी नॉलेज नहीं होती। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत से लोग सिर्फ बैलेंस शीट पे ही कई कई दिन गुजार देते हैं, क्योंकि उनको जो एज है, उनकी जो स्किल है, वो बैलेंस शीट से है। ऐसे ही बहुत से लोग बिना मैनेजमेंट के बात किए इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से जज कर पाते हैं। तो आपने अपना एक एज ढूंढकर उसको पॉलिश करना है, जिसके बेस पे आप इन्वेस्ट करोगे। मतलब ज़्यादा फैक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज नहीं लो, कम फैक्टर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज लो। एक कहावत भी है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। चार्ली मंगर से मिलने से पहले वॉरेन का जो इन्वेस्टिंग स्टाइल था वो अपने उस्ताद बेंजामिन ग्राहम जैसा था। मेनली जिसको सिगार बट थ्योरी बोलते हैं, कि किसी घिसी पिटी कंपनी में भी अगर सस्ते दाम पे, मतलब टोटल असेट्स से कम दाम पे शेयर मिले तो बाय करें। तो चार्ली मंगर के आने के बाद वॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स भी बेहतर हुई। चार्ली एक फ्रेंड या पार्टनर ही नहीं था, वो एक तरह से गुरु भी थे वॉरेन के। 1960 के आसपास वॉरेन ने एक विंडमिल कंपनी के शेयर्स खरीदे। कंपनी कुछ खास नहीं थी, उसके प्रोडक्ट्स भी बाकियों जैसे ही थे, लेकिन शेयर प्राइस एज कंपेयर टू असेट वैल्यू काफ़ी लो था, मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक। वही सिगार वट वाली थ्योरी। लेकिन वो कंपनी विंड मिल पार्ट्स और वाटर इरिगेशन सिस्टम बनाती थी। ये बिज़नेस कोई बहुत अच्छा बिज़नेस नहीं होता, लेकिन वॉरेन को $50 का शेयर 20-25 में मिलेगा तो वो ले लेंगे। तो काफ़ी टाइम गुजरा, लेकिन कंपनी के शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा। वॉरेन ने और शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए, तो सिचुएशन ये हो गई कि वॉरेन के पास कंपनी के ऑलमोस्ट 70% शेयर्स आ गए, लेकिन कंपनी के बिजनेस में सुधार नहीं आया, तो शेयर प्राइस भी नहीं बढ़ा। तब वॉरेन को चार्ली ने गाइड किया। पहले तो उन्होंने बताया कि ऐसे बिजनेस में बाय नहीं करना जो बिजनेस अच्छा ना हो। सेकंड, उन्होंने एक हैरी बॉटल नाम के मैनेजर को उस कंपनी में लाने को बोला, जिसके बाद उसका बिजनेस थोड़ा बेहतर हुआ और बाकी के असेट्स को बेच दिया गया। फाइनली वॉरेन के $20-30 पे बाय किए हुए शेयर्स का $80 पर शेयर प्राइस मिला। तो चार्ली एक अच्छे गाइड थे वॉरेन के लिए स्टार्टिंग के दिनों में। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल बिजनेस ग्रेट कंपनी। इस पॉइंट को सबसे मेन पॉइंट बोला जाएगा। चार्ली मंगर कहते हैं कि बर्कशायर इतनी बड़ी कंपनी इसीलिए बनी क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट्स के रूल्स बहुत सिंपल रखे, और जो मेन रूल था वो था सिंपल बिजनेस जो बहुत अच्छे तरह से मैनेज किया जा रहा हो उसी में इन्वेस्ट करना। अगर किसी बिजनेस को चलाने के लिए कोई बहुत टैलेंटेड पर्सन की ज़रूरत है तो उसमें बर्कशायर कभी इन्वेस्ट नहीं करती। सिंपली देखो, इनके पास कोका कोला में इन्वेस्टमेंट है, उसके पहले शेविंग ब्लेड्स बनाने वाली जिलेट कंपनी में, चॉकलेट कैंडी बनाने वाली कंपनी सीज कैंडी, नेब्रास्का मार्ट नाम से फर्नीचर बनाने वाली कंपनी, और बैंक। तो ये सब कॉमन और सिंपल बिजनेसेस हैं। इन्हीं में इन्वेस्ट करके बर्कशायर इतनी बड़ी बनी।
आज के टाइम पे अगर हम टेस्ला को देखें तो उसको चलाने के लिए एलॉन मस्क चाहिए ही चाहिए। एलॉन मस्क के बिना टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन पाती। तो टेस्ला चार्ली मंगर के रूल्स को जस्टिफाई नहीं करती, तो उन्होंने कभी इसमें इन्वेस्ट भी नहीं किया। इसको एक और तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक बिज़नेस है जो बहुत ख़राब है, जहाँ घटिया है, और उसको एक बहुत ही काबिल इंसान चला रहा है, तो इसका रिज़ल्ट ख़राब ही आएगा। इससे अच्छा है एक ऐसा बिज़नेस चुनो जो इतना आसान बिज़नेस हो जिसको एक गधा भी चला सके। इवन वॉरेन और चार्ली ने खुद ये गलती की थी। पास्ट में उन्होंने एक एयरवेज कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन हैंडल कर रहे थे, लेकिन फाइनली कई सालों की भाग दौड़ के बाद उसको लॉस में बेचना पड़ा, क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है। इंडिया में भी बहुत सी कंपनीज इसमें पैसा बर्बाद कर चुकी हैं। एक और पॉइंट है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें। एक इंटरव्यू में चार्ली मंगर ने समझाने की कोशिश की थी कि वॉरेन और चार्ली ने जो बड़ा पैसा बनाया है वो ना तो कोई प्रेडिक्शन थी और ना ही कोई सट्टा था, मतलब तुक्केबाजी नहीं थी। आगे वो कहते हैं कि हमारा काम है स्विम करना, मतलब तैरना। पानी का बहाव किस तरह है ये प्रेडिक्ट करना हमारा काम नहीं है। कभी वो आपकी डायरेक्शन में जाएगा, कभी नहीं। इसको स्टॉक मार्केट की भाषा में समझाता हूँ। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि आगे अभी कोई बड़ी इवेंट है तो वॉलेटिलिटी रहेगी तो उसके बाद इन्वेस्ट कर लेंगे, अभी कैश रख लेते हैं। नहीं, जब आप ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट में रहते हो तो नॉर्मली 2 से 4 साल बाद एक बुल मार्केट आता है जो आसानी से आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ा देता है। तो अगर आप 10 साल इन्वेस्टेड रहते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप 2 से 3 बुल मार्केट्स देखेंगे। तो अच्छे स्टॉक्स कभी भी बुल मार्केट के सारे गेंस को बर्बाद नहीं करते। 100 रुपीज़ का शेयर अगर फर्स्ट बुल मार्केट में 300 गया, उसके बाद वो 200 तक नीचे आ सकता है, लेकिन नेक्स्ट बुल रन में वो 500-600 भी दिखाएगा। तो ट्रेडर की तरह इसको टाइम करना या प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें कि आप 100 पे बाय करोगे और 300 पे बेच दोगे, फिर 200 पे बाय करोगे और 500 पे बेचोगे। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। तो सिंपल इसको बाय करो और बाकी का काम मार्केट को करने दो। जितनी ज़्यादा बुल मार्केट्स देखेगा आपका स्टॉक, आपका पोर्टफोलियो, उतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन के चांसेस रहेंगे। ऐसे ही 1972 में एक सीज कैंडी नाम से फैमिली बिजनेस था जो चॉकलेट और कैंडीज बेचते थे। वॉरेन उसको एक्वायर करना चाहते थे, लेकिन ये कंपनी जिसकी सेल्स $31.3 मिलियन थी, वो $30 मिलियन प्राइस मांग रहे थे। ये प्राइस असेट वैल्यू से 4 गुना ज़्यादा था, बट वॉरेन को असेट वैल्यू से कम प्राइस पे ही बाय करना पसंद था। तब चार्ली मंगर ने वॉरेन को समझाया और काफ़ी मुश्किल से उन्होंने ये बिज़नेस बाय करने के लिए उनको मना लिया, क्योंकि चार्ली जानते थे कि इस बिज़नेस की ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। तो जैसे तैसे करके उस वक्त $25 मिलियन में ये बिज़नेस चार्ली के कहने पे वॉरेन ने ले लिया। नेक्स्ट 10 साल में ही $31 मिलियन सेल्स की वैल्यू इंक्रीज़ होके $133 मिलियन तक पहुंच गई और प्रॉफिट्स भी 20.7% CAGR से बढ़ता रहा। और ये फ़िलॉसफी काम आई बाद में जब इन्होंने कोक में इन्वेस्टमेंट की, और कोक से कितना रिटर्न मिला है इनको, इसकी एक अलग कहानी है। तो ये थे चार्ली मंगर के टॉप इन्वेस्टमेंट रूल्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।